हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया कि क्या क्या इंसिडेंट ऐसे आखिरी बार जो हुए थे, जो चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया था, तो वो मेरे लिए असहनीय हो गया था। वो मेरे व्यक्तित्व में नहीं था, तो जो मेरे व्यक्तित्व में नहीं है वो इल्ज़ाम मैं बिल्कुल अपने ऊपर नहीं ले सकती। तो क्योंकि वो एक पर्सनल कमेंट की तरह था और पर्सनल कमेंट कभी भी मैं सहन नहीं करती हूँ। तो उस टाइम पे मैं इसी मोटिव से आई थी कि मतलब एक दो दिन के लिए एग्जॉस्ट हो गई थी उस एनवायरनमेंट में मैं। और जब तक सुमित मेरे से उन मैसेजेस के बाद मेरे माइंड में यही हो गया था कि माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मुझे एक रे ऑफ होप थी कि हाँ, सुमित कहीं ना कहीं बात को संभाल लेगा और मेरे से 1-to-1 फेस टू फेस बात करके और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। लेकिन सुमित ने पूरे सितंबर भर जब बात नहीं करी और सीधे आए 2 अक्टूबर को कि आए, और जब आए तो बिल्कुल मेरे से नज़रें तक नहीं मिला रहे थे दोनों माँ बेटे, और मतलब मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहे थे। सीधे जब मैंने अपने डाउट्स क्लैरिफिकेशन करने के लिए रखे कि उन्होंने कैसे ये इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर चोरी का कि सोन पापड़ी का डिब्बे के लिए, तो इस पे सुमित ने बोला कि 2 बातें जो मेरे को बिल्कुल ही आश्चर्यचकित में रह गई थी। 2-3 बातें उसने ऐसी बोली कि आस्था जो भी सामान नीचे से ऊपर लेके जाएगी वो मेरी मम्मी से पूछ के लेके जाएगी। एंड सेकेंड बात उसने बोली कि आस्था जब भी यहाँ मायके आएगी तो मेरी मम्मी से पूछ के आएगी। अब इस पे मैं ये बोलती हूँ कि भाई, मैंने शादी तुम्हारे पति के साथ के लिए की थी, पति के प्यार के लिए की थी, ना कि तुम्हारी माँ की गुलामी सहने के लिए की थी। मैं तो ना कभी मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी हर एक चीज़ पूछ के लेके जाऊँगी। और भाई, तुम्हारी माँ के लिए तो 3 बच्चे हैं, तुम हो, तुम्हारे भाई है और तुम्हारी बहन है, उनकी सेवा करने के लिए। मेरे माँ बाप के लिए कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा के लिए तो मैं ही हूँ इकलौती चाइल्ड जो उनके लिए कर सकती है। तो आज तुम ये बात बोल रहे थे कि मेरी माँ से पूछ के आना पड़ेगा हमेशा के लिए, तो भाई वो तो नहीं हो सकता। मैं अपनी मम्मी पापा से जब मेरा मर्जी होगी मैं तब मिलने जाती, पहली बात तो, है ना। और उनके लिए तो मुझे अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना ही निभाना था। तुम इतना पलट कैसे गए ये मैं नहीं समझ सकती। शादी से पहले तुम दोनों माँ बेटे ये कहते हैं आस्था जब अपने मायके जाना चाहे तब मायके चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम कैसे बात बोल सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, हर सैटरडे संडे तुम मेरे को मायके भेजा करते थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मायके जाना है। और ये बात अपनी, जब तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से हमेशा पूछ के जाऊंगी, तो तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया कि मैं आस्था को मायके भेज रहा हूँ। वो उस समय पूछ रही हैं तुमसे कि आस्था को तुम मायके भेजा करते थे। बताओ, अपनी मम्मी से भी, मतलब मम्मी को कुछ बातें बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, बीवी से कुछ बातें बता रहे हो, नहीं बता रहे हो। ये क्या दुराव छिपाव चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत मिसकम्युनिकेशन, बहुत मिसमैनेजमेंट है सुमित के द्वारा। और कोई भी इंसान लाइफ को अगर ले जाने के लिए आया है, जैसा सुमित क्लेम कर रहे थे, तो वो पता है क्या बातें बोलेगा कि आस्था यार किस बात पे नाराज़ हो और क्या बात बुरी लगी तो मुझे वो बताओ। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा, अपनी गलतियों को मान के उसको लिए सॉरी बोलेगा और कहेगा तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं चाहता हूँ कि हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहे, और अब सारी नाराज़गी छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो, और जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उसको फुलफ़िल करूँगा। ये एक सच्चा लाइफ पार्टनर, एक सही पति हमेशा अपनी वाइफ के लिए करेगा, अगर उसकी वाइफ उसके लिए वैल्यूएबल होगी। सबसे पहली बात तो वो पूरा सितंबर भर ऐसे अपने वेट नहीं करेगा और इस चीज़ को टालेगा नहीं कि रिश्ता बाद में देखा जाएगा, रिश्ता जाए बाद में, पहले मैं अपना काम करता रहता हूँ। ऐसा कोई पति नहीं करता। लेकिन सुमित ने इन सब चीज़ों से बहुत दूर परे, उसने एकदम अपोजिट ही चीज़ें करी। सीधे मेरे मम्मी पापा पे आ गया कि आपके घर की सीढ़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, तो मेरी मम्मी से बोलता है उन्हीं सीढ़ियों को गोदी में लेके ऊपर चढ़िए और गोदी में लेके ऊपर उतरिए। और मेरी मम्मी को ऐसे मुँह चढ़ाता है, मैं तो आपके बारे में सब जानता हूँ, आपका तो अपने पति के साथ बनता नहीं है,
ये सब जानता हूँ। पता नहीं कहाँ से किसकी बात सुन के क्या लेके आए, किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के और मेरे मम्मी पे एलिगेशन लगाने लगे। पहली बात तो तुम होते कौन हो मेरे मम्मी पापा के करेक्टर पे ये बात बोलने वाले? उन्होंने 38 ईयर्स हो गए उनके शादी को, ऐसे ही कोई 38 ईयर्स नहीं काट लेता है। किसी के माँ बाप के ऊपर जाने का तुम्हारा हक ही नहीं बनता है। तुमने खुद ही बोला था कि मेरी मम्मी पापा तो एक साथ सोते तक नहीं है, और मेरी मम्मी के पास मैं और अमित सोते थे। बताओ, मैं अब तुम्हारे मम्मी पापा पे कीचड़ उठाती कि उन लोग के बीच में पति पत्नी के रिश्ते नहीं है? तो तुम्हें कैसा लगता? तो तुम कौन होते हो मेरे मम्मी पापा के लिए बोलने वाले? और फिर जब ये बात उठी कि आपने आस्था को पुराने बर्तनों में और छोटे बर्तनों में खिलाया और आपने आस्था का नई बहू का क्या ही स्वागत किया, तो सुमित इस पे बोलते हैं, आप लोगों ने मेरा क्या स्वागत किया? जब मैं उदयपुर से आया था 100 रुपये से मेरा टीका किया था। मैंने तो आस्था को फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट भी दिया था, आस्था ने तो मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया। तो इस पे कई सारे प्रश्न उठते हैं इन बातों पे कि पहली बात तो जब विदाई के टाइम पे जितने भी टीके किए गए हैं सुमित के, 1500 रुपये से टीके किए गए हैं, ठीक है। होली और हर फेस्टिवल में इनके 1000 रुपये से टीके किए गए थे सुमित के हर बार, ठीक है। और फिर जब ये सैटरडे संडे में मेरे को लेके आते थे तब इनको टीके किए जाते थे, तो सुमित ये बात बोलते थे कि अब क्या मैं हर सैटरडे संडे आया करूँगा तो आप मेरे टीके करेंगे? तो उस टाइम पे ये बात क्यों बोली? अगर तुमको टीके की इतनी ही लालच थी तो क्लियर कट बोलते कि हाँ मुझे इतने रुपए से टीका चाहिए। और 100 रुपये तब दिए जब हर सैटरडे संडे ये आने लगे, तो इनको एक टोकन ऑफ, जब इन्होंने मना किया कि नहीं मुझे हर सैटरडे संडे मत दिया करिए, तो इनको 100 रुपये की, एक दामाद आया तो खाली हाथ नहीं भेज सकते, इसलिए 100 रुपये का टोकन का टीके किए पापा मम्मी ने, ठीक है। इस पे ये बात उठती है, क्वेश्चन उठता है कि जब मैं गाज़ियाबाद गई थी तो इनकी नेहा दीदी ने मुझे 50 रुपये दिए थे। अमित भैया जब रक्षाबंधन पे आए थे तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए थे। तो क्या सुमित ने उस टाइम पे बोला नेहा दी को और अमित भैया को कि आपने आस्था को 50 और 100 रुपये क्यों दिए? आपको आस्था को 500 या 1000 रुपये देने चाहिए। इस बात का क्लैरिफिकेशन मुझे आज तक नहीं मिला है। ये बातें बोलनी चाहिए थी सुमित को। तो उस टाइम पे ये पैसे की बातें उठाना, मुझे इस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आता है, ठीक है। एंड फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट देने वाली बात आती है। 6 महीने में कभी भी ज़िंदगी में सुमित ने मेरे से ये नई बात बोली कि आस्था तुमने मेरे को फर्स्ट नाइट पे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तो आज अचानक से उसके माइंड में ये कैसे आ गया, स्वागत के ऊपर ये कैसे आ गया कि आस्था ने मुझे गिफ्ट दिया कि नहीं दिया। तुम्हें गिफ्ट चाहिए था तो तुम्हें मेरे को बोलना चाहिए था ना, कि पहले ही बोलना चाहिए था ना कि तुमने मेरे को गिफ्ट क्यों नहीं दिया। एंड सच बात बोलूँ तो मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि लड़कियां भी गिफ्ट देती हैं। लिटरली मुझे ये बात नहीं पता थी कभी भी। और टीके की बात आती है तो इस पे आप ये नहीं कह सकते किसी के लिए कि आप तुमने 50 रुपये क्यों दिए, तुमने 100 रुपये क्यों दिए, या तुमने 1000 रुपये क्यों दिए। ये देने वाले के ऊपर होता है। ये गिफ्ट के तरीके से होता है कि वो इंसान, उसकी नीयत देखी जाती है, उसका दिल देखा जाता है कि वो इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है। गिफ्ट को कभी आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों दिया गिफ्ट, आपने वो क्यों नहीं दिया गिफ्ट। ये कभी कोई नहीं कहता है। बर्थडे पे जो गिफ्ट मिलता है तो वो हम लेते ही लेते हैं, खुशी खुशी लेते ही लेते हैं। वैसे ही ये भी है, टोकन ऑफ लव है ये तो एक तरीके से। तो जो आपको जो मिल रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। आखिरी मीटिंग में सुमित की मम्मी ने ये बात भी बोली कि आपने हमें क्या दहेज में दिया है, आपने हमें कुछ तो दहेज में नहीं दिया ना, आपने हमें कार दी। तो सुमित की मम्मी, इससे ये टेम्परामेंट उनका पता चलता है कि वो उन लोगों में से हैं जो धीरे धीरे करके मुंह खोलते हैं दहेज के लिए अपना। और ये जो बरमावस तीजें हैं ये सब तो सिर्फ बहाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने का, दहेज ऐंठने का, और कुछ नहीं। तीजों के खाने की बात जब उठी कि तीजों का खाना आप लोगों ने भिखारियों में फेंकवाया और उसका मान नहीं रखा, अपने रिश्तेदारों में नहीं करवाया, तो सुमित ने इस पे बोला कि आपने बरमावस पे खाना क्यों नहीं भेजा। मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ हम लोगों ने, हमारे से मिसमैनेजमेंट हुआ है, मेरे से और मेरी मम्मी से, कि मैं मना कर देना चाहिए था कि खाना भेजो ही मत, और अगर आप आ गया है तो खाना अच्छे से बंटवाना चाहिए था। वो तो गलती नहीं मानी और उल्टा ये कहने लगे कि
आप लोगों ने बरमावस पे खाना क्यों नहीं भेजा, और उस पर भी अपनी गलती माननी चाहिए थी कि हमने फ़ोन नहीं किया बरमावस पे इसलिए खाना नहीं है। वो गलती भी नहीं मानी सुमित ने। और फिर उसके बाद सुमित की मम्मी बोलने लगी मुझको और मेरे पापा को कि आपने अपनी लड़की आवारा बना रखी है, हर समय घूमना घूमना करती रहती है पति के साथ। तो जिसके लिए ये बात बोलना कि पति पत्नी का घूमना आवारा गर्दी, मतलब उन्हें क्यों मिर्ची लग रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर पति पत्नी घूमना चाहते हैं आपस में, आपका कोई हक नहीं बनता है आप मुझे आवारा बोलो इस चीज़ के लिए। दुनिया में सब पति पत्नी अगर बाहर घूम रहे हैं तो वो आवारा हो गए। इतनी घटिया इतनी लीचड़ सोच कैसे हो सकती है किसी की। और मेरे पापा को बोल रही हैं आप उल्लू के पट्टे हो जो जोरू के गुलाम बने हुए हो। ये बात मेरे पापा के लिए बोली, मतलब उनको खल रहा है अगर मेरे पापा मेरी मम्मी को मान सम्मान देते हैं। भाई इसमें हमारी क्या गलती? अगर आपके पति ने आपको मान सम्मान से नहीं दिया होगा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके पति आपके जोरू को गुलाम नहीं बन पाया, आपकी बात नहीं सुनी, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर पति मान सम्मान पत्नी को दे देता है तो उसको जोरू का गुलाम का टैग क्यों दे दिया जाता है। भाई दिस इज नॉनसेंस, लिटरली नॉनसेंस। सुमित ने वही कपड़ों वाली बातों के लिए ये बोला कि आस्था तो वो छोटे कपड़े पहन के वो जा रही थी, वहाँ पे जा रही थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो वो मेरे गले से बिल्कुल बात नहीं उतरी कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं चाय बनाने जा रही थी, एक बार भी पूछा नहीं। और फिर उसके बाद जब पापा सुमित की बात नहीं सुन रहे थे इस वाली बात पे, तो सुमित बोलता है अबे बहरूपिये मेरी तो सुन ले, तू मेरी तो सुन ले, तू तड़ाक पे आ गया। तो मेरे पापा से ऐसे बात कर रहा था। लिटरली दैट वाज मतलब शेमलेस, मतलब मेरे लिए इतना वियर्ड था कि ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात हो यार, तुम्हारी बात क्यों सुने मेरे पापा? तुमने ऐसा मेरे पापा के लिए किया क्या है जो वो तुम पे विश्वास करेंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे? 6 महीनों में तुमने मेरे पापा के लिए कुछ नहीं किया है लिटरली। और सुमित मेरे पापा से कहने लगे कि आपने इन आस्था को कितना घुमा दिया, मैंने तो पूरा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर घुमा दिया, आपने आस्था को कितना खिला दिया, मैंने तो हर दिन नॉनवेज आस्था को खिलाया। अरे भाई तुम एक ट्रिप को तुम 30 साल में पापा मम्मी के साथ रही हूँ उससे कंपेयर कर रहे हो। 30 साल के रिश्ते को तुम 6 महीने के रिश्ते से कैसे कंपेयर कर सकते हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। पहली बात तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए किसी भी एक रिश्ते का दूसरे रिश्ते से, लेकिन तुम कंपेयर कर भी रहे हो तो अमाउंट तो देखो। 30 साल का 6 महीने से कोई कंपैरिजन बनता है? कहीं नहीं कंपैरिजन बनता है। क्या इलॉजिकल इमेच्योरिटी वाली बातें कर रहे हो यार। सुमित उस दिन बिल्कुल मेरे से नजरें नहीं मिला पा रहा था और उसकी मम्मी चलते चलते तक ये बात बोलती हैं कि हमारे बेटे की प्राइवेट जॉब है, वो खर्चा देखना पड़ता है। तो इस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका बेटा एग्जैक्टली कितना कमाता है ये आज तक क्यों नहीं बताया मुझे, और सैलरी स्लिप क्यों नहीं दिखाई मुझे। और 80,000 रुपये कमाने वाला लड़का लेविश लाइफ जीता है। ऐसे सिचुएशन उसके घर की नहीं होती है कि सब्जी एक दो बस फ्रिज में ला के रखी हुई है, एंड मोमेंट पे एकदम सब्जी लाई जा रही है। और जिस इंसान के घर में हर वेडनेसडे और संडे पर नॉनवेज बनता है उस इंसान को मटन लाने में दिक्कत हो रही है, और वो इंसान 6 महीने में बस एक बार मटन लेके आया है। वो इंसान जब चाहे स्विगी जोमेटो से खाना मंगा के खा सकता है, और मूवीज़ थिएटर्स में देखने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। झूठ बोल के सैलरी का इन माँ बेटों ने क्यों शादी करी? और अगर तुम स्टेटस में कम हो मेरे पेरेंट्स से मुझसे तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना। और सोच भी कैसे लिया इन माँ बेटों ने कि जिस लड़की के स्टेटस इनसे हाई है तो वो लड़की पूरी ज़िंदगी भर बस कॉम्प्रोमाइज़ ही करती रहेगी, एडजस्ट ही करती रहेगी कि जब उसको स्विगी जोमेटो से खाने का मन होगा तो वो नहीं खा सकती। मटन खाने की शौकीन हूँ तो मटन कभी नहीं बनवा के खा सकती या बना के खा सकती, या जब भी मेरा थिएटर में मूवी देखने का मन है तो वो नहीं देख सकती क्योंकि इनके लिए आवारागर्दी के लाके पति के साथ घूमना, और जस्ट बिकॉज पैसा बचाना है थिएटर्स में पैसा नहीं फूक सकते। एक दो सब्जी बस रखी हुई है फ्रिज में, उसी में से बस किसी तरह एडजस्ट करके बनाते रहो, ये सब नहीं हो सकता। और 6 महीनों में वो चीज़ तो मैंने अभी तक बताई नहीं थी कि भाई इस
फेस पे भी लड़कियां इतना कुछ करवाती हैं, पार्लर वगैरह जाती हैं 2-3 महीने में एक बार, कुछ लोग तो महीने महीने में जाती हैं। भाई वो खर्चा तो मैंने 6 महीनों में कराया नहीं, वरना कराना चाहिए था, और हर लड़की की नीड होती है आज के टाइम। और झाड़ू पोछे वाली काम के लिए नहीं आती है, तो ऐसे पूरी ज़िंदगी भर तो नहीं हो सकता कि खुद से पूरी ज़िंदगी भर झाड़ू पोछा बर्तन ही करे पड़े हैं, उसी में ही अपनी ज़िंदगी झोंक दी। ऐसा नहीं होता है। एंड ट्रैवलिंग का शौक़ है, ये बताया भी था पहली मीटिंग में। तो पैसे की तंगी है तो भैया ट्रैवलिंग का शौक़ मैं गिव अप कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी ज़िंदगी भर बस कॉम्प्रोमाइज़ ही करती रहूँ, एडजस्टमेंट ही करती रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि अपनी हर इच्छाओं को और अपनी हर ज़रूरतों को बस मार के ज़िंदगी भर जीते जा रहे हैं। ऐसी बोझिल ज़िंदगी जीने से का क्या ही फ़ायदा है। हमारा बेटा तुम्हारे पैर नहीं दबाएगा, ये बात बोलती हैं। इन द सेंस उनका यही सेंस था कि हमारा बेटा तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगा अपनी गलतियों के लिए, और वो कुछ भी नहीं करेगा रिश्ता सुधारने के लिए। ये दी एंड समझो तुम इस रिश्ते का, उनका सेंस यही था। एंड वैसे भी जो लड़का मेरे पेरेंट्स को मतलब तू तड़ाक पे आ जाए और बहरूपिया बोले, मेरी माँ को मुंह चिढ़ाए और पैसे की बात करे, 100 रुपये जैसी टुच्ची जैसी बात करे, और बर्मावस के खाने के लिए बात करे, ये सब चीज़ें आखिरी मीटिंग में, और मेरे कपड़ों के ऊपर बात करे, कंट्रोल करे। भाई ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ऐसा लड़का मतलब टॉक्सिक लोगों में से आता है, और इतना मतलब गंदा, जिसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसकी माँ मेरे पापा को उल्लू का पट्टा गालियाँ दे रही हैं और मुझे आवारा बोल रही हैं। ऐसी सास और ऐसा पति मैं तो भैया नहीं। उस दिन से मतलब मैंने माइंड में बना लिया था कि ये रिश्ता अब मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, और इससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी मैं नहीं सहूँगी बिल्कुल भी। एंड मैंने अपने ऊपर एक बार को सह लिया, बट अब जो वो एक मर्यादा की जो लकीर होती है, जब मेरे माँ बाप पे की उसने कदर नहीं करी, मेरे माँ बाप की उसने रिस्पेक्ट नहीं करी और गंदी तरीके से बिहेव किया, जो मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, भाई मेरी लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं है, साफ सी बात है। और रही बात जो वो आपने मेरा क्या स्वागत किया, जो सुमित बोल रहा था, जब उदयपुर से आया तब उसके लिए नॉन वेज बना। जितनी बार सैटरडे संडे में वो आया है, एक बार बाहर का चिकन, एक बार घर में चिकन बना, उसको छोले भटूरे खिलाए, उसको स्वाल आलू खिलाया, जैसे एक दामाद को जितना पैम्पर कर सकते हैं सब कुछ किया है। उसके बाद भी अगर कोई ना समझे तो भाई उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, और कुछ नहीं कह सकते। उस पर भी सुमित ये बोल रहा है मेरी मॉम से कि मुझे आपके घर का कोई खाना नहीं पसंद आया, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो भाई जो ऐसा इंसान है जो बिल्कुल अनग्रेटफुल है, जो उसके प्रति जो इमोशंस और भावनाएं दिखाई गई हैं, जो एफर्ट्स दिखाए गए हैं उसके प्रति, उसको जो पैम्पर किया गया है, तो भाई ऐसा लड़का किसी को नहीं चाहिए। और ये वही सुमित था जो उदयपुर से आके ये बात बोला था कि अरे वाह, आपके तो चिकन की करी में ही इतनी टेस्ट है कि लाजवाब, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो या तो तुम उस टाइम पे फेक कर रहे थे, या इस समय जो 2 अक्टूबर की लड़ाई कर रहे हो वो फेक कर रहे हो, वो जानबूझ के लड़ाई कर रहे हो, वो चीज़ थी। 2 अक्टूबर को आखिरी मीटिंग में जब सुमित से और उसकी मम्मी से ये बात बोली गई थी कि अब आप लोग अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे, आस्था को बिल्कुल भी रोके टोकेंगे नहीं, कुछ भी ताने वाने नहीं देंगे, तो दोनों माँ बेटे एकदम उछल के ये बात बोले थे कि नहीं हम तो रोके टोकेंगे, हम तो ताने देंगे, ऐसे एकदम बोले थे। एंड सेकेंड जो बात उनसे बोली थी कि आप झाड़ू पोछा वाली लगवाइएगा, तो इस पे भी सुमित ने ये बात बोली थी कि मेरे घर में कभी भी झाड़ू पोछे वाली नहीं लगेगी, और चाहे मैं बरेली में रहूं, चाहे मैं गुड़गांव में रहूं, या कहीं पे भी रहूं दुनिया में, लेकिन मैं ही झाड़ू पोछा करता हूं, मेरी मम्मी ही झाड़ू पोछा करती हैं, और हम ही हमेशा करते रहेंगे। तो भाई जिनका ऐसा एटीट्यूड है, जो बिल्कुल चेंज ही नहीं होना चाहते अपने वक्त के साथ, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, अपडेट नहीं करना चाहते, और किसी को मानसिक तनाव दिए पड़े हैं कानों को दे दे के उसको रोक टोक के, भाई ऐसे इंसानों के साथ नहीं रहा जा सकता। मैं आज अपने व्यूअर से ये बात पूछना चाहूँगी कि अगर ससुराल वाले आपके पेरेंट्स को गालियाँ दें और आपसे वही पैसों की डिमांड वगैरह करें, और
जिनके लिए ये टीका पट्टा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बरमावस में क्या खाना आया या तीजों पे क्या खाना आया, क्या पैसा आया, कितना आया, जिनके लिए ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्या आप उनको अपनी लाइफ में रखना चाहोगे? ऐसे लोगों को प्योर इंटेंशन, पति पत्नी के घूमने को अगर जिनकी सोच आवारागर्दी कहलाती है, जो पति आपके फादर से तू तड़ाक करके बोले और बहरूपिया बोले, और बहरूपिया मेरी बात तो सुन ले, इस ढंग से बोले, आपकी माँ को मुंह चिढ़ाए, करके चिढ़ाए इतनी गंदी तरीके से, क्या आप वो सब सह लोगे? इस इंसिडेंट के होने के बाद मैंने सुमित को एक मैसेज ये किया था कि आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस में जो जो इंसिडेंट्स बताए हैं वो सुमित को मैसेज पे मैंने उसमें से काफ़ी हद तक बताए थे। तो इसका सुमित का आंसर ये था कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। तो जो इंसान आपकी बात को सुनना ही ना चाहे तो वो समझेगा क्या? तो जो सुनना ही ना चाहे तो क्या आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो? एंड जो पति आपके साथ बिल्कुल समय ही ना बिताना चाहे, आपकी किसी ज़रूरतों को ही ना पूरा करना चाहे, आपसे पूछे तक नहीं कि तुम्हारा दिन कैसा गया है, तुम्हें किसी बात की दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें किसी बात की परेशानी तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। ऐसे इंसान के साथ जीना बहुत मुश्किल है, जो आपके साथ एक भी एक्टिविटीज़ ना करना चाहे और आपको बिल्कुल मान सम्मान ना दे। ऐसे इंसान के साथ अलग ही हो जाओ, वो ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है, जो गलतियों पे गलतियां करता जाता है, बट एक बार भी उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करना कि वो क्या गलती कर रहा है या क्या हर्टिंग वर्ड्स बोल रहा है दूसरे के लिए, दूसरे को कितना हर्ट हो सकता है। वो मुझे रोता हुआ देखता रहता था और कभी भी उसको मन नहीं होता था कि वो मुझे कंसोल करके सॉरी बोले और मेरे को अच्छा फील कराने की कोशिश करे, कभी नहीं करता था ट्राई। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा है ऐसी मैरिड लाइफ का? मैं अपने सारे व्यूअर्स से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने शादी की है, गर्ल्स लेडीज़ जो है वो अपने हस्बैंड के परिवार वालों को रिस्पेक्ट दें एंड हस्बैंड अपने पत्नी के घर वालों को रिस्पेक्ट दें। अगर हिंदू धर्म में ये बात बोली जाती है कि शादी दो पति पत्नी की नहीं होती है, पूरे परिवार की होती है, तो पूरा परिवार को एक परिवार मान के मान सम्मान एक दूसरे को दिया जाना ज़रूरी है। आप किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, बदतमीज़ी से नहीं बोल सकते, आपको कोई हक नहीं बनता है। और अपनी गलतियां अगर की हैं तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, और अगर दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, तो खुद की कमियों के लिए भी सुनना सीखिए। ये नहीं कि आप अगर आपके कोई कमी गिना रहा है तो आप दूसरे की कमी उसी समय निकालो, और आपकी खुद की गलती के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपने सही काम किया है तो आपके पास एक्सप्लेनेशन ज़रूर हो। मेरे पास 1000 क्वेश्चंस हैं सुमित के लिए, लेकिन सुमित के पास एक का भी जवाब नहीं है। वो मुझे फेस तक ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ईमान ज़रूर जानता है कि उसने कितना गलत किया इन 6 महीनों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नीड सब्सक्राइबर। बाय बाय।